नमस्कारः, स्वागतम। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हम आज अध्ययन करेंगे संस्कृत नाटक में प्रयोग होने वाले पारिभाषिक शब्दों का। और ये शब्द कौन कौन से हैं? नांदी, सूत्रधार, नेपथ्य, स्थापना, विदूषक, कांचुकीय, विष्कंभक, प्रवेशक, आकाशभाषितम, जनांतिकम, अपवारितम, आत्मगतम, प्रकाशम और भरत वाक्यम। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक करके इन सभी पारिभाषिक शब्दों का अर्थ। सबसे पहले नांदी। नांदी का अर्थ है देव स्तुति। इसकी व्युत्पत्ति देखेंगे, नंदंती देवा अत्र अस्याम अनया वा, या फिर नंद्यन्ते स्तूयन्ते देवा अस्याम इति नांदी। इन दोनों व्युत्पत्तियों के अनुसार जिसमें या जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है उसे नांदी कहते हैं। नाटककार अपने नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए प्रारंभ में नांदी पाठ करते हैं। इसे मंगलाचरण भी कह सकते हैं। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, तथाप्यवश्यम कर्तव्या नांदी विघ्नोपशांतये, कि विघ्नों की शांति के लिए नांदी आवश्यक रूप से करनी चाहिए। नाट्य शास्त्रियों ने नांदी का लक्षण कुछ इस प्रकार से किया है। कैसे? आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनाम तस्मान् नांदीति संगीता, या फिर देव द्विज नृपादीनामाशीर्वचन पूर्विका नंदंती देवता यस्याम तस्मान् नांदीति कीर्तिता। का अर्थ क्या है? जिसमें देवता, ब्राह्मण और राजाओं की आशीर्वाद वचन युक्त स्तुति की जाती है उसे नांदी कहते हैं। सामान्य रूप से नांदी यानी कि नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए जो हम अपने इष्ट से, अपने देवता से जो प्रार्थना करते हैं, जो उनको नमस्कार करते हैं या जो उनकी स्तुति करते हैं, उसे ही नांदी कहते हैं। आगे देखते हैं सूत्रधार। सूत्रधार नाटक का संचालक होता है। पात्रों को अभिनय कला सिखाकर उन्हें रंगमंच पर प्रस्तुत करता है और यही नाटक में नांदी के पश्चात रंगमंच पर आकर सूचना देता है कि किस नाटक का अभिनय किया जाएगा और कथानक का कौन सा दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है। सूत्रधार का सामान्य अर्थ देखेंगे तो सूत्र अर्थात डोरी पकड़ने वाला। इसकी व्युत्पत्ति सूत्रम धारयति इति सूत्रधारः, सूत्र को धारण करने वाला सूत्रधार है। अब यहां सूत्र का अर्थ क्या है? नाट्यस्य यद अनुष्ठानम तत्सूत्रम स्यात्, अर्थात नाटक के अनुष्ठान को, नाटक की व्यवस्था को जो है वो सूत्र कहते हैं और इसी सूत्र या अनुष्ठान को धारण करने वाला सूत्रधार होता है। सूत्रधार नाटक के सभी साधनों की व्यवस्था करता है। इसकी परिभाषा देखेंगे, नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते सूत्रम धारयति इत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते। क्या कहते हैं? नाट्योपकरणादीनि, जो नाटक के उपकरण आदि हैं, सूत्रम इत्यभिधीयते, उन्हें सूत्र कहते हैं। और सूत्रम धारयति इत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते, और उस सूत्र को धारण करता है, उस व्यवस्था को करता है, इसलिए उसे सूत्रधार कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा देखेंगे, आसूत्रयन् गुणान् नेतुः कवेरपि च वस्तुनः रंग प्रसाधन प्रौढ़ सूत्रधार इहोदितः, अर्थात नायक, कवि और नाटक में प्रतिपाद्य कथा वस्तु के गुणों को संक्षेप में सूचित करने वाला सूत्रधार कहलाता है। सूत्रधार रंगमंच को सुशोभित करने में बड़ा ही दक्ष होता है। एक और परिभाषा देखेंगे, वर्णनीय कथा सूत्रम प्रथमम येन सूच्यते रंगभूमिम समासाद्य सूत्रधारा स उच्यते। क्या कहते हैं? रंगभूमि में पहुंचकर जो पात्र अभिनीत की जाने वाली यानी कि दिखाई जाने वाली कथा के सूत्र की सूचना देता है, यानी कि कौन सा नाटक प्रस्तुत होगा या कौन सा दृश्य प्रस्तुत होगा, जो इसकी सूचना देता है, उसे सूत्रधार कहा जाता है। सूत्रधार रंगमंच के अधिष्ठाता देव की पूजा करता है। तो यह था सूत्रधार, जो आरंभ से लेकर नाटक के अंत तक सारी व्यवस्थाओं को देखता है और सारे नाटक को, कथानक को जो है वो एक रूप में बांध कर रखता है, क्रम में बांध कर रखता है, उसे सूत्रधार कहते हैं।
आगे देखते हैं। नेपथ्य। नेपथ्य संस्कृत नाटक में नेपथ्य 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है। सामान्य रूप से नेपथ्य उसे कहते हैं जो मंच से अतिरिक्त भाग होता है, रंगमंच का ही भाग होता है लेकिन मंच से अतिरिक्त होता है, जो दिखाई ना दे। नाटक में जिस दृश्य को प्रस्तुत न किया जा सकता हो लेकिन उसकी जानकारी दर्शकों को देनी हो तो उसे नेपथ्य से कहा जाता है, मतलब पीछे से कहा जाता है मंच के। नाटक में नेपथ्य शब्द 3 अर्थों में प्रयोग हुआ है जैसा बताया है। पहला अर्थ क्या है? नाटक के पात्रों की वेशभूषा, जो वेशभूषा उन्होंने धारण की है उसे भी नेपथ्य कहते हैं। की परिभाषा देखेंगे, राम आदि व्यंजको वेशो नटे नेपथ्य मुच्यते। जो इनका वेशभूषा है उसे नेपथ्य कहते हैं। दूसरा क्या है? नाटक के पात्रों के रहने का वह स्थान जहां वे अपनी वेशभूषा बदलते हैं। जो भाग तो रंगमंच का ही होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, यानी कि मंच से पीछे का भाग। और इसकी परिभाषा क्या है? कुशली लव कुटुंबस्य स्थलम नेपथ्यम उच्यते। और तीसरा क्या है? पर्दा। मंच पर दिखने वाला पर्दा भी नेपथ्य कहलाता है। और इसे कैसे कहेंगे? नेपथ्यम स्यात् जवनिका, कि जो पर्दा है मंच का उसे भी नेपथ्य ही कहते हैं। तो नेपथ्य हमने यहां पर 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पहला, पात्रों की वेशभूषा। दूसरा, वह स्थान जहां पर जो पात्र है वो अपनी वेशभूषा बदलते हैं, या मंच पर आने से पहले जिस जगह पर वो रहते हैं उसे नेपथ्य कहते हैं। और तीसरा, मंच पर लगा हुआ पर्दा भी नेपथ्य ही कहलाता है। आगे देखते हैं। स्थापना। स्थापना का सीधा सीधा अर्थ है क्या? रखना, स्थापित करना। और नाटक के संदर्भ में नाटक में रंगमंच का प्रबंध। इसकी व्युत्पत्ति देखेंगे। स्थाप्यते प्रस्तूयते कथा वस्तु अस्याम, अर्थात नाटक की कथा वस्तु जिसमें स्थापित की जाए उसे स्थापना कहते हैं। स्थापना को प्रस्तावना भी कहते हैं। प्रस्तावना पर पर्याया स्थापनेत्य विधीयते। स्थापना को प्रस्तावना भी कहते हैं और आमुख भी इसी को ही कहते हैं। आगे देखेंगे। दश रूपक प्रकाश में स्थापना की परिभाषा कुछ इस तरह से है। सूत्रधारो नटी ब्रूते मार्शम वाथ विदूषकम स्वकार्यम प्रस्तुतापेक्षी चित्रोक्त्या यत्तदामुखम प्रस्तावना वा। यहां पर देखिए, यत्तदामुखम, उसे आमुख भी कहते हैं और प्रस्तावना भी कहते हैं। और ऊपर कहा था कि प्रस्तावना स्थापना को ही कहते हैं। इस तरह से स्थापना, प्रस्तावना और आमुख ये 3 शब्द प्रयोग होते हैं। इसका अर्थ देखेंगे। जहां सूत्रधार, नटी, मारिश अथवा विदूषक ये पात्रों के नाम हैं, अपने कार्य के विषय में विचित्र उक्ति से, विशेष प्रकार से इस प्रकार वार्तालाप करे जिसे प्रस्तुत कथा का विषय ज्ञात हो जाए उसे आमुख, प्रस्तावना या स्थापना कहते हैं। एक तरीके से कौन सा दृश्य दिखाया जाएगा या कौन सा नाटक दिखाया जा रहा है इसके बारे में सामान्य रूप से ना कहकर विशेष रूप से संकेत मात्र देना ही स्थापना होता है। आचार्य विश्वनाथ ने प्रस्तावना का लक्षण कैसे किया है? नटी विदूषको वापी पारिपार्श्विका एव वा सूत्रधारेण संहिता संलापम यत्र कुर्वते। अर्थात नाटक के जिस भाग में नटी, विदूषक व पारिपार्श्विक आदि सूत्रधार के साथ मिलकर बात करते हैं और नाटक के प्रारंभ की सूचना देते हैं वह प्रस्तावना है, वही स्थापना है और उसे ही आमुख कहते हैं। आगे देखते हैं। विदूषक। स्थापना में हमने विदूषक शब्द पढ़ा है और विदूषक कहते किसे हैं? विदूषक का सामान्य अर्थ है रसिक, मस्खरा, ठिठोलिया, अर्थात मजाक करने वाला। नाटक में विदूषक मनोविनोद कराने वाला एक विशेष पात्र होता है। मनोविनोद यानी कि रोमांच कराने वाला, हंसी कराने वाला। संस्कृत नाटकों में विदूषक विद्वान, समझदार, नायक का अंतरंग मित्र और उसके कार्यों में सहायक तथा परामर्श देने वाला होता है। विदूषक अपनी विचित्र वेशभूषा, बातचीत, हाव भाव और मुख मुद्रा आदि से दर्शकों का मनोरंजन करता है। की परिभाषा देखेंगे। विकृतांग वचो वेशैर हास्यकारी विदूषकः, अर्थात विकृत, विशेष प्रकार की, अंग, हाव भाव, वचो, वाणी, वेशई और वेशभूषा से
हास्यकारी विदूषक, जो विदूषक होता है वो हास्यकारी होता है, हंसी दिलाने वाला पात्र होता है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ साहित्य दर्पण में विदूषक का लक्षण कुछ इस प्रकार से दिया है। क्या कहते हैं? कुसुम वसंताद्यभिदः कर्म वपूर्वेश भाषाद्यैः हास्यकरः कलह रतिर्विदूषकः स्यात् स्वकर्मज्ञः। अर्थात जिसका नाम कुसुम वसंत आदि होता है, जो अपने कर्म, अपने शरीर, अपने वेश, अपनी भाषा आदि के विचित्र प्रयोग से दर्शकों को हंसाता है, जो दूसरों में कलह कराकर प्रसन्न होता है, परिभाषा में आया ना, कलह रतिर विदूषकः, तथा अपने कार्य में दक्ष होता है, वह विदूषक कहलाता है। विदूषक का कार्य क्या होता है? दर्शकों का मनोरंजन करना, अपने हाव भाव से, अपनी वाणी से, अपनी मुख मुद्रा से, अपनी वेशभूषा से। और ये नायक नायिका में कभी कभी कलह करवाता है, कभी कभी मित्रता करवाता है। तो इस तरह के विचित्र कार्य से जो है दर्शकों का मनोरंजन विदूषक कराता रहता है। आगे देखते हैं, कांचुकीय। कांचुकीय क्या होता है? राजा के अंतःपुर में रहने वाला एक वृद्ध सेवक होता है। इसे कंचुकी भी कहते हैं। कांचुकीय और कंचुकी, यह अंतःपुर की व्यवस्था बनाए रखता है। कांचुकीय की परिभाषा, ये नित्यम सत्य संपन्नाः काम दोष विवर्जिताः ज्ञान विज्ञान कुशलाः कांचुकीयास्तु ते स्मृताः। क्या कहते हैं? अर्थात ये नित्यम, जो सदा, सत्य संपन्नाः, सत्य युक्त रहते हैं, काम दोष विवर्जिताः, काम आदि दोषों से रहित, ज्ञान विज्ञान कुशलाः, ज्ञान और विज्ञान में कुशल होते हैं, कांचुकीयास्तु ते स्मृता, वे कांचुकीय कहे जाते हैं या कहलाते हैं। नाट्यशास्त्र के अनुसार इसकी परिभाषा देखेंगे, अंतःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः सर्व कार्यार्य कुशलः कंचुकीत्यभिधीयते। क्या कहते हैं? अंतःपुरचरो, राजा के अंतःपुर में विचरण करता है, और गुणगणान्वितः, सर्वगुण संपन्न, सर्व कार्यार्य कुशलः, सभी कार्यों में कुशल, वृद्धो विप्रः, वृद्ध ब्राह्मण होता है, कांचुकीत्यभिधीयते, वह कांचुकी कहलाता है। कंचुकी या कांचुकीय दोनों नाम हैं इसके। आगे देखते हैं, विष्कंभक या विष्कंभ। नाटक के जिस दृश्य में भूतकालिक घटनाओं का या भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत दिया जाता है, उसे विष्कंभक कहते हैं। ऐसी ही घटनाओं का वर्णन नाटक में अनेक प्रकार से होता है, जिनमें से विष्कंभक एक है। आइए देखते हैं क्या है। सूच्य वस्तु की सूचना देने के लिए, सूच्य वस्तु अर्थात जिसकी सूचना देना नाटक में आवश्यक होता है। नाट्यशास्त्र के अंदर 5 प्रकार के अर्थोपक्षेपकों का उल्लेख है, जिनमें से विष्कंभक एक है। इसमें नाटक की मुख्य कथा वस्तु का अभिनय नहीं होता, परंतु 2 या 3 पात्र रंगमंच पर आकर कथा वस्तु से संबंध रखने वाली कुछ अतीत की तथा कुछ भविष्य की बातों की परस्पर वार्तालाप द्वारा दर्शकों को सूचना देते हैं, जिससे कथा वस्तु का क्रम चलता रहता है। इसे किसी भी अंक के आरंभ में की जाने वाली उस अंक की भूमिका कहा जा सकता है। अर्थात विष्कंभक जो होता है वो अंक के आरंभ में ही होता है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने विष्कंभक का लक्षण कुछ इस प्रकार से किया है। क्या कहते हैं? वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षिप्तार्थस्तु विष्कंभ आदावंकस्य दर्शितः। क्या कहते हैं? भूतकाल और भविष्यत काल की कथा वस्तु के अंशों की संक्षेप में सूचना देना, ये विष्कंभक होता है। यह अंक के प्रारंभ में रखा जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने इसके 2 भेद किए हैं। कौन कौन से? शुद्ध विष्कंभक और दूसरा संकीर्ण या मिश्रित विष्कंभक। दोनों में भेद देख लेते हैं। शुद्ध विष्कंभक जहां पर 1 या 2 मध्यम श्रेणी के पात्रों के माध्यम से जो है वो कथांशों की सूचना दी जाती है। जहां पर 1 या 2 मध्यम श्रेणी के पात्र हों, की परिभाषा देखेंगे, मध्यमेन मध्यमाभ्याम वा पात्राणाम संप्रयोजितः शुद्धः स्यात् सतु। यहां पर 1 या 1 से अधिक या 2 मध्यम श्रेणी के पात्र हों, वहां पर शुद्ध विष्कंभक होता है। और संकीर्ण विष्कंभक क्या होता है? जहां पर नीच
और मध्यम श्रेणी के पात्रों के माध्यम से कथांशों की सूचना दी जाती है। और वह संकीर्ण विष्कंभक होता है और इसे मिश्रित भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक मध्यम श्रेणी का होगा और एक नीच श्रेणी का होगा, तो मिश्रित भी हो गया। और दूसरा, इसे संकीर्ण विष्कंभक भी कहेंगे। ये परिभाषा का भाग क्या है? संकीर्णो नीच मध्य कल्पितः, संकीर्णो नीच मध्यम कल्पितः। अर्थात विष्कंभक दो प्रकार का होता है। जहां पर मध्यम श्रेणी के पात्र हों वहां पर शुद्ध विष्कंभक होगा, और जहां पर मध्यम और नीच श्रेणी के दोनों पात्र हों वहां पर संकीर्ण या मिश्रित विष्कंभक होगा। आगे देखते हैं। प्रवेशक विष्कंभक के समय हमने देखा कि संस्कृत में इस तरह की घटनाओं को बताने के लिए 5 अर्थोपक्षेपकों का वर्णन होता है, जिसमें से विष्कंभक एक है। प्रवेशक भी इनमें से एक ही है। प्रवेशक भी एक महत्वपूर्ण अर्थोपक्षेपक है। यह नाटक का वह भाग होता है जिसमें भूतकाल में घटित अथवा भविष्य में घटने वाली घटनाओं को दो निम्न कोटि के पात्रों के माध्यम से दर्शकों को बताया जाता है। विष्कंभक में दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध और एक मिश्रित। शुद्ध में दोनों मध्यम श्रेणी के पात्र होंगे और मिश्रित में एक मध्यम श्रेणी का होगा और एक निम्न श्रेणी का। लेकिन प्रवेशक में दोनों पात्र निम्न श्रेणी के ही होते हैं, निम्न कोटि के होते हैं। कार्य इसका भी वही है जो विष्कंभक का है। इसमें भी भूतकाल की घटनाओं का या भविष्य काल की घटनाओं का वर्णन होता है, लेकिन इसमें पात्र जो है वो निम्न कोटि के ही, निम्न श्रेणी के ही होते हैं। दूसरा, यह 2 अंकों के मध्य में ही आता है, जबकि विष्कंभक जो है वो नाटक अंक के प्रारंभ में आता है। अतः प्रथम अंक के प्रारंभ में प्रवेशक नहीं हो सकता, वहां विष्कंभक हो सकता है लेकिन प्रवेशक नहीं हो सकता। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने प्रवेशक का लक्षण इस प्रकार किया है। कैसे? प्रवेशको अनुदात्तोक्त्या नीच पात्र प्रयोजितः अंक दयंतर विज्ञेयः शेषम विष्कंभके यथा। अर्थात शेषम विष्कंभके यथा, शेष वैसा ही होता है जैसे विष्कंभक होता है, लेकिन भिन्नता यहां पर क्या है? प्रवेशको अनुदात्तोक्त्या, जो प्रवेशक होता है पहला, निम्न कोटि के पात्र इसमें होते हैं। दूसरा, इसकी उक्तियां उदात्त नहीं होती, अर्थात रमणीय नहीं होती हैं, अनुदात्त होती हैं। दूसरा, 2 अंकों के बीच में होता है। विष्कंभक आरंभ में हो सकता है लेकिन प्रवेशक हमेशा मध्य में ही होता है। इसमें भी विष्कंभक के समान भूत एवं भविष्य की घटनाओं की सूचना दी जाती है। तो यहां पर हमने प्रवेशक किसे कहते हैं, इसमें भी भूतकाल और भविष्यकाल की घटनाओं का वर्णन होता है, सूचना दी जाती है। लेकिन इसमें और प्रवेशक में और विष्कंभक में भेद क्या क्या है? विष्कंभक में मध्यम श्रेणी के पात्र होते हैं या मध्यम या निम्न श्रेणी के दोनों मिश्रित हो सकते हैं, लेकिन प्रवेशक में दोनों पात्र जो हैं वो निम्न श्रेणी के ही होते हैं। विष्कंभक जो है वो नाटक के अंक के प्रारंभ में हो सकता है, जबकि प्रवेशक जो है वो नाटक के अंक के मध्य में ही होता है, आरंभ में नहीं हो सकता। इसमें एक भेद यह भी है कि विष्कंभक में जो पात्रों की भाषा होती है वो संस्कृत होती है, जबकि प्रवेशक में पात्रों की भाषा संस्कृत नहीं होती। तो ये दोनों में सामान्य भेद है। आगे देखते हैं। आकाश भाषितम, आकाश भाषितम, इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है? आकाश में अथवा आकाश की ओर मुंह करके कही गई बात, जो आकाश की तरफ देखकर भाषण दिया जाता है या बोला जाता है। यह रंगमंच पर स्थित एक पात्र द्वारा रंगमंच पर अनुपस्थित दूसरे पात्र से किया गया भाषण है। अर्थात एक पात्र इस प्रकार से बात करता है ऊपर की ओर देखते हुए कि वो ऐसा प्रतीत होता है किसी से बात कर रहा है, जबकि वहां पर दूसरा कोई पात्र उपस्थित नहीं होता। इसमें मंच स्थित पात्र ही आकाश की ओर मुंह करके पहले प्रश्न करता है तथा स्वयं ही उसका उत्तर देता है। आचार्य विश्वनाथ ने आकाश भाषितम को इस तरह से परिभाषित किया है। क्या कहते हैं? किम ब्रवीषीति यन्नाट्ये विना पात्रम प्रयुज्यते श्रुत्वेवानुक्तमप्यर्थम तत्स्यादाकाश भाषितम। क्या कहते हैं? किम ब्रवीषीति यन्नाट्ये बिना पात्रम प्रयुज्यते, जब नाटक में बिना किसी पात्र के, जब नाटक में कोई अन्य पात्र के बिना ही कोई पात्र बात को सुनी हुई सी करके क्या कहते हो ऐसा बोलता है। अर्थात एक ही पात्र आकाश की ओर देखकर ऐसा बोलता है कि क्या कहा,
यह आकाशभाषितम कहलाता है। अर्थात एक पात्र अकेला ही आपस में प्रश्न भी करता है और उत्तर भी देता है, उसे आकाशभाषितम कहते हैं। आगे देखते हैं जनांतिकम। जनांतिकम क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है एक और होकर कहना, कान में कहना अथवा गुप्त संवाद या रहस्यात्मक संवाद। नाटक में जब रंगमंच पर अनेक पात्रों की उपस्थिति में दो पात्र त्रिपताका कर यानी कि हाथ से अन्य पात्रों से ओट करके इस प्रकार बातचीत करें कि अन्य पात्र उसे न सुन सकें, वह जनांतिकम कहलाता है। अर्थात दो पात्र इस प्रकार से बात करते हैं कि बाकी पात्रों को उनकी बात सुनाई न दे, उसे जनांतिकम कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ जनांतिकम की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, क्या कहते हैं? त्रिपताका करेणान्यान अपवार्यंतरा कथाम अन्योन्य मंत्रणम यत् स्यात् जनान्ते तज्जनांतिकम। अर्थात नाटक में रंगमंच पर कथा के बीच में ही जब दो पात्र त्रिपताका कर अर्थात हाथ से ओट करके अन्य पात्रों से बचाकर आपस में बातचीत करते हैं, उसे जनांतिकम कहते हैं। अर्थात मंच पर बहुत से पात्र हैं, लेकिन दो पात्र हाथ से इस प्रकार से ओट करके अगर बातचीत कर रहे हैं और अन्य पात्रों को उनकी बात सुनाई नहीं दे रही है, तो उसे हम जनांतिकम कहते हैं। आगे देखते हैं अपवारितम। अपवारितम का अर्थ है ढका हुआ, छिपा हुआ। नाटक में यह बोलने का एक ढंग है जिसमें वही सुने जिसे कहा गया है। अपवारित की परिभाषा कैसे है? तद भवेद अपवारितम रहस्यम तु यद अन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते। या फिर रहस्यम कथ्य अन्यस्य परावृत्यापवारितम। अर्थात जो कोई रहस्य किसी एक पात्र से छिपकर दूसरे पात्र से मुंह फेर कर कहा जाए, उसे अपवारितम कहते हैं। अर्थात एक पात्र से छिपकर दूसरे पात्र से मुंह फेर कर जब कहा जाता है, तब वो अपवारितम होता है। आगे देखते हैं आत्मगतम। आत्मगतम का सामान्य अर्थ है आत्मगतम, अर्थात जो बात पात्र अपने मन में सोचता है, वह बात रंगमंच के अन्य पात्रों के लिए नहीं होती, परंतु दर्शकों के लिए होती है, जिससे दर्शक ज्ञात कर सकें कि पात्र के मन में क्या विचार आया है। आत्मगतम यानी कि जो बात हम अपने मन में सोचते हैं। रंगमंच पर जब पात्र अपने बारे में सोचता है या अपने मन में कुछ सोचता है, तो वो बात बाकी पात्रों को तो सुनाई नहीं देती, अर्थात उनके लिए तो नहीं होती, लेकिन दर्शक इसे सुन सकते हैं। इसे ही आत्मगतम कहते हैं, अर्थात मन में सोचना, और इसी को स्वगतम भी कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ द्वारा इसकी परिभाषा अश्राव्यम खलु वस्तु तद इह स्वगतम मतम। अर्थात नाटक में जो कथा वस्तु अश्राव्य न सुनाई जाने योग्य होती है, उसे स्वगतम कहते हैं। स्वगतम का संक्षिप्त लक्षण भी यहाँ पर द्रष्टव्य है। क्या है? स्वगतम स्वहृदय स्थितम। अर्थात जो स्वगतम होता है वो अपने हृदय अपने मन में ही रहता है, अर्थात हम मन में ही सोचते हैं, उसे उजागर नहीं करते। इसे आत्मगतम या स्वगतम कहते हैं। आगे देखते हैं प्रकाशम। प्रकाशम का सीधा सीधा अर्थ है स्पष्ट रूप से, खुले रूप से, सार्वजनिक रूप से, अर्थात जो बात सभी सुन सकें। नाटक में जब कोई पात्र अपनी बात मंच पर स्थित अन्य सभी पात्रों को सुनाता है, तो वह प्रकाशम कहलाता है। इस प्रकार के कथन को सर्वश्राव्य कहा जाता है। साहित्य दर्पण के अनुसार इसकी परिभाषा सर्वश्रव्यम प्रकाशम स्यात्। सर्वश्रव्यम अर्थात जो सभी को सुनाई दे, प्रकाशम स्यात् वह प्रकाशम है। या फिर प्रकाशम ज्ञाप्यम अन्येषाम, जो अन्य को भी, दूसरे पात्रों को भी जिसका ज्ञान हो, उसे प्रकाशम कहते हैं। अर्थात प्रकाशम कथानक का वह भाग होता है जो रंगमंच के सभी पात्रों और दर्शकों को सुनाया जाता है। आगे देखते हैं क्या है भरत वाक्यम। भरत वाक्यम क्या है? भरत वाक्यम नाटक के अंत में दिया गया एक श्लोक होता है जिसमें प्रजा और राष्ट्र के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की जाती हैं। यह नाटककार व नाटक के पात्रों की ओर से अभिव्यक्त पद्य होता है। नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। इसीलिए नाट्यशास्त्र के विद्वान ऐसा मानते हैं कि भरत मुनि के सम्मान के लिए नाटककार
उनके नाम से एक श्लोक रखते हैं। यह प्राय प्रत्येक नाटक में इन शब्दों के साथ ही प्रारंभ होता है। क्या है? तथापि इदमस्तु भरत वाक्यम। इस प्रकार से हमने नांदी से लेकर भरत वाक्यम तक के सभी पारिभाषिक शब्दों का यहाँ पर अर्थ देख लिया है। आप इनका अच्छे से अभ्यास कीजिए ताकि ये आपको स्मरण रहे, और कोई नाटक पढ़ते समय जब उसके किसी भाग में इस प्रकार लिखा है विषकंभक, प्रवेशक, जनांतिकम, अपवारितम या प्रकाशम, तब आपको उसका अर्थ पता हो कि यहाँ पर नाटक में ये शब्द किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद।